नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हमारे खास कार्यक्रम में, खास मुलाकात में हमारे साथ हैं सुहास बिहारी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जनशक्ति मजदूर सभा के, और कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चे के, जिनसे हम बात करेंगे उनकी जननी के बारे में। वो यहाँ तक किस संघर्ष की कड़ी और कैसे यहाँ तक पहुँचे। सुहास जी, आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के सभी श्रोता को हमारी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। सुहास जी, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, आपको मैंने काफ़ी संघर्ष से देखा है, पिछले 5 साल से जानता हूँ, जब से आप राजनीति में आए हो। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपकी राजनीति की पारी की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए सत्येंद्र जी, मेरी राजनीतिक सफ़र जी ये 5 साल का नहीं है। जी जी। हमारी राजनीतिक सफ़र इस पार्टी में मुझे लग रहा है करीबन 25 वर्ष से ज़्यादा के समय से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में हमारी संघर्ष रहा है जी। जब से ये दलित सेना के रूप में संगठन था तब से। इससे पहले कहीं ना कहीं हम लोग जब ननिहाल में रहते थे तो गरीबों के ऊपर जो उत्पीड़न होता था, गरीबों को जो समाज में सताया जाता था, वह दर्द हमारे दिल में था, जिसका विरोध करने के बाद हमारे घर में भी रोज़ शिकायतें आती थी जी। उस शिकायतों से निजात पाने के लिए मेरी माँ ने जी। मेरे पिताजी दिल्ली में इंडियन अलायंस में जी जी। पोस्टिंग थे और पिताजी दिल्ली लेकर के आ गए मुझे 79 में जी। 79 से पहले 73 में 73 से मेरी शिक्षा का शुरुआत भी यहाँ रहा दिल्ली। और दिल्ली में आने के बाद प्रवासी के रूप में जब बिहार से लोग आते थे तो बिहार के लोगों का मजाक, क्योंकि बिहार के लोग जो गरीब दिखते थे उसे लोग बिहारी के नाम से उसका मजाक उड़ाते थे, और जो पढ़े लिखे बिहारी होते थे उनको लगता था कि मुझे बिहारी के रूप में लोग नहीं पहचानते हैं, तो वो अंदर से खुश होते थे। मेरा मनसा था कि हम अगर बिहारी हैं और बिहार के रूप में मेरी पहचान नहीं होती है, या हम जिस समाज से आते हैं उस समाज के रूप में मेरी पहचान नहीं होती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है जी। तब से ही मैंने अपने नाम के आगे सुहास बिहारी लगाना शुरू किया जी। और अपने लोगों के ऊपर जहाँ भी उत्पीड़न या मजाक या उसका शोषण हुआ वहाँ उसका विरोध किया। आवाज़ उठाई आपने। विरोध करते करते हमसे जो छोटे भाई थे वो 2081 के बाद समगम बिहार, जब दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट कॉलोनी का विकास शुरू हुआ तो हमसे छोटे वाला भाई समगम बिहार में एल ब्लॉक में प्लॉटिंग किया। अच्छा अच्छा। जिसमें अपने बिहार के लोगों को ही काफ़ी प्लॉट दे करके बसाया, जिसमें आए दिन कहीं ना कहीं शिकायतें आती थी। देवली गांव में उस समय एक बस चलता था 423 जी। और हमारी दुकान देवली चौक पे ही होता था। तो बिहारियों के साथ बस में मिसबिहेव, बिहारियों के साथ बस पे बैठने के बाद सीट के लिए मिसबिहेव, आए दिन कोई ना कोई शिकायतें होता रहता था। किराए के रूप में भी अगर किसी को रूम चाहिए था तो वो हमारे पास ही शॉप पे आता था। समगम बिहार में अपने बच्चों को लेकर के कोई गांव जा रहा है तो सामान हमारी दुकान पे रख करके बच्चों को छोड़ के फिर साइकिल लेकर के आकर के ले जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो बिहारियों के साथ उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचता था तो वो लोग हमारे पास आते थे, हम उनकी आवाज़ को उठाते थे और उससे कहीं ना कहीं हमारे अपने समाज के लोग हमसे जुड़ते चले गए। उससे हमारी रुचि और बढ़ गई। साथ ही समाज में भी जब आप विरोध करेंगे तो पहचान दोनों तरफ बनती है जी। जिसका हम विरोध करते हैं वहाँ भी पहचान बनता है कि ये हिम्मत किया किसने विरोध करने का, और जिस आवाज़ को हम जिसकी आवाज़ को बुलंद करते हैं उस समाज में भी हमारी पहचान बनती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। दलित सेना में हम लोग जब रामविलास पासवान जी। नहीं सुहास जी, एक और मैं बीच में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो कौन सी कड़ी थी जब आपके मन में ऐसी कौन सी पल आया जिससे आपने दलितों की आवाज़ उठाने को सोचा? आपने पूरी बताया, सब कुछ बताया। देखिए, जब जिसका उत्पीड़न होगा वो दलित है या वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, क्षत्रिय है, वो चीज़ को देख करके मैंने उनका समर्थन नहीं किया जी।
मैंने मानवता और इंसानियत को लेकर के कमज़ोरों की आवाज़ बुलंद किया। जी और संजोग से कमज़ोर जो होते थे लोग, वो अक्सर लोग, उसमें अधिकांश लोग दलित, शोषित, वंचित ही होते थे। जी कारण कि जो मजबूत हैं वो अपनी बात स्वयं कर सकते हैं, उसमें ताकत है। लेकिन अगर आपको समाज में लड़ाई लड़नी है तो जो बेजुबान है, जो अपनी बात को सही तरीके से शासन प्रशासन में या समाज में नहीं रख सकता है, बात उसी की आपको करनी चाहिए। और हम उसी की बात को करते भी थे। भारतीय जनता पार्टी का आज परचम लड़ रहा है, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत हुआ था। जी हमारे सामने में 10 लोग 15 लोग बैठ करके साप्ताहिक की मीटिंग करते थे। कोहली साहब उस समय महरौली साइड से आते थे और हमने समाज के हित में जो लड़ा, तो वो क्षेत्रीय जिस भी गांव में हम रहे, हम आउटर दिल्ली में ज़्यादा रहे, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा रहे, तो जब आप हित में बात करेंगे, चाहे वो गांव का लोग हो, समाज का लोग हो, बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करेंगे, तो निश्चित रूप से स्थानीय लोग भी हमारे व्यवहार से हमारे साथ जुड़ते चले गए और प्रवासी भी हमारे साथ जुड़ते चले गए। और वो सिलसिला आज भी हमारा लगातार है। स्वाद जी, जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी एयरलाइंस में नौकरी करते थे, तो उनका भी सपना हुआ कि मेरा बेटा सरकारी नौकर बने, तो वो आपको देखकर कैसा लगता था उन्हें, जब आप लोगों की आवाज़ उठाते थे? रोज मुद्दे, नए नए मुद्दे घर पहुंचते होंगे उस टाइम। मैंने बताया ना, घर मुद्दे रोज पहुंचते थे। हाँ, वही मैं, जब घर रोज पहुंचते थे तो माँ शिकायत करती थी कि भाई इसकी रोज शिकायतें आती है, इसको आप अपने पास ले जाओ। यहाँ भी जब हम लोग आए तो संजोग से इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी बसंत विहार जी में बनी थी। हम लोग उस समय मंदिर मार्ग रहते थे। CPWC का जल बोर्ड का क्वार्टर था, उस क्वार्टर में हम लोग रहते थे। वहाँ से जब हमारे पिताजी को इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी में फ्लैट मिला तो हम लोग बसंत विहार शिफ्ट कर गए। जी बसंत विहार में चूंकि वो पहाड़ी पे कॉलोनी बसी थी, पानी की भयंकर दिक्कत था। अच्छा। टैंकर भी उस समय गिनी चुनी टैंकर आती थी। अब टैंकर लेकर के तो आया, लेकिन जो स्टाफ इंडियन एयरलाइंस के होते थे वो सभी स्टाफ एक दूसरे को जानते थे कि ये किसका लड़का है। तो मैं बड़े बुजुर्गों का जब बाल्टीन लाइन में लगा होता था तो उनकी बाल्टीन भर करके उनके फ्लैट तक, इंडियन एयरलाइंस का जो फ्लैट है वो 4 मंजिल का है जी, हम लोग उनके बाल्टीन को उनके घर तक पहुंचा देना, जी बुजुर्गों का मान सम्मान करना। तो कॉलोनी में भी जब किसी की शिकायत भी होती थी, बड़े बुजुर्ग हमारे पक्ष में खड़े हो जाते थे कि नहीं, ये लड़का तो बहुत अच्छा है, समाज का सम्मान करने वाला है, हम लोगों का सम्मान करने वाला है। तो धीरे धीरे वहाँ से मुझे लगा कि चाहे आप किसी भी गांव में रहिए, चाहे वो बिहार का गांव हो, दिल्ली का गांव हो या किसी भी राज्य का गांव हो, गांव गांव है। और गांव में जो बड़े बुजुर्ग है उसका अगर आप सम्मान करेंगे तो घर का मुखिया जब आपके पक्ष में खड़ा होगा तो घर का परिवार भी आपके पक्ष में खड़ा होगा। और उसी सिलसिले को, उसी मंत्र को लेकर के मैंने समाज में काम करता रहा। जी रोजी रोजगार के लिए ही सभी लोग आते हैं। जी हमारे परिवार को भी लगता था कि भाई हम लोग कमाने खाने के लिए आए हैं, अपने बच्चों को लिखाने पढ़ाने के लिए आए हैं। उसकी क्षति मुझे हुई, जी, कारण कि धीरे धीरे परिवार भी बड़ा होता बड़ा भी होता गया और अपना किनारा लेता गया। है। जी क्योंकि आज दिल्ली में सेल्फ लाइफ है। जी जी आप जो कमाएंगे अपने बच्चों का पढ़ाई करेंगे, हम जो कमाई करेंगे हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। जी तो निश्चित रूप से हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों की लिखाई पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ। 14 मुकदमे दिल्ली में समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, गरीबों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए मुकदमे लगे। और उस मुकदमे पे जहाँ कहीं लगने लग गया कि इससे रोज कहीं ना कहीं ये सवाल करता है, तो उसके लिए मुझे जिला बदर भी किया गया, जी, अच्छा, तरीपार भी किया गया। लेकिन समाज हमारे साथ हमेशा खड़ी रही। और पार्टी जब हमारी 2000 में बनी, लोक जनशक्ति पार्टी, तो 2001 में पहला नगर निगम का चुनाव था। मैं अपने क्षेत्र में अपने काम के माध्यम से, उस समय हम पार्टी में जिला महासचिव हुआ करते थे, बाबाना जिला महासचिव। बाबाना। तो महिला रोटेशन सीट होने के कारण उस सीट से मेरी पत्नी चुनाव लड़ी
और जिस मजबूती से हम समाज में काम कर रहे थे उसी मजबूती से चुनाव भी लड़े। जिस चुनाव को लड़ने के कारण मेरा मकान बिक गया, मेरे बच्चों की लिखाई पढ़ाई बंद हो गई, कारण कि चुनाव हारने के बाद हम लोग शिफ्ट कर गए मयूर विहार फेज़ 3। और मयूर विहार फेज़ 3 से मेरी ऐसी भी स्थिति रही कि मैं पैदल अपने कार्यालय में रोज आता था। हमारी पार्टी में उस समय कैप्टन जनरल निसार जी थे 16 अशोका रोड, तो मेरी ड्यूटी होती थी 16 अशोका रोड। हमारे पहली बार लोकसभा चुनाव जीत के रामचंद्र पासवान जी आए थे, हमारे नेता, 12D फिरोसा रोड। वहाँ से फिर हम लोग 12 जनपद। चुनाव हारने के बाद हम अपनी जो भी कष्ट था, पार्टी से जो हमारी इच्छाएं थी, वो जितने भी महासचिव और उपाध्यक्ष था सबके पास अपनी अपनी बात रखा हमने। लेकिन बात रखने के बाद वो सुनते थे और उनको इस व्यथा को सुनाने में मेरे काफ़ी लंबे समय खराब हुए। लेकिन मुझे एक अनुभव मिला। अनुभव में ये मिला कि मुझे लगा कि ये जितने भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महासचिव हैं, ये हमारे जिला महासचिव से भी कमज़ोर है। मैं स्वयं जिला महासचिव था जी। तो मुझे लगा कि विचार में कहीं ना कहीं ये मेरे से भी कमज़ोर है, मेरी बात को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन मैं जब रोज़ आने लग गया और 12D फिरोसा रोड में मुझे स्नेह हमारे नेता रामचंद्र पासवान जी का मुझे ज़्यादा मिला और उन्होंने ही अपने ऑफिस में बैठने का जगह भी दिया, जहाँ सैकड़ों की संख्या में, 50 की संख्या में रोज़ हमारे पास लोग मिलने आते थे जी। हम उनके काम को करते थे और करीबन 100, 150, 200 लोग जो आते थे, उस 200 लोगों को चाय, नाश्ता, खाना, ये हम जिसकी ज़रूरत जो भी देखते थे मंगाते थे, कराते थे। और उसी 200 में से मैं एक औघड़ और साधु के रूप में एक व्यक्ति को चुनता था जो सक्षम होता था। तो अगर 200 आदमी आ रहा है, उसमें से एक आदमी भी मैं नहीं चुन पा रहा हूँ कि उस बिल का भुगतान कर सके जी। तो फिर मेरा वहाँ बैठना और 200 आदमी मेरे पास आना बेकार है। तो मैं 200 लोगों को अगर चाय पिलाता था तो उसमें से 200 में से एक आदमी चुनता था मैं प्रतिदिन जी। जो उस बिल का भुगतान कर दे। और ये सिलसिला मेरा चलता रहा लगातार और वह सिलसिला आज भी चल रहा है। मेरे से ज़्यादा कार्यक्रम उस समय भी कोई नहीं करता था जी। और मेरे से ज़्यादा कार्यक्रम आज भी कोई नहीं कर सकता जी। मैं जब पिछले 30-35 साल से फुल टाइमर, उस समय में 12D फिरोसा रोड मयूर विहार फेज़ 3 से 10 रुपये आने का किराया लगता था बस का और 10 रुपये जाने का किराया लगता था। मैंने सोचा 20 रुपया जो हम किराया देंगे तो 20 रुपया में हमारा पावर हाउस में एक कैंटीन चलाते थे पंडित जी, वो 20 रुपये का थाली खिलाते थे। तो मैंने सोचा क्यों जाना जी। यहीं रहना है। सुबह ऑफिस में नहा करके सुबह 6 बजे हम ऑफिस में बैठ जाते थे, रात 9 बजे 10 बजे तक हम बैठते थे। और मुझे लगता था कि हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी अगर एयरपोर्ट 2 बजे रात को जा रहे हैं तो हम 2 बजे रात को अपनी 5-7 गाड़ियां ढोल बाजे गाजे के साथ 50 आदमी उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने जाना। पता लगता था कि 3 बजे सुबह हमारे नेता आ रहे हैं तो हम 3 बजे रिसीव करने पहुंच जाते थे, वहीं सोते थे। उस समय रेलवे कुल्ली हमारे साथ करीबन 1500 मेंबर हमारे रेलवे कुल्ली थे लेबर सेल में। लेबर सेल उस समय पार्टी में कोई जानता नहीं था। राष्ट्रीय महासचिव जो होते थे, उपाध्यक्ष जो होते थे, उनको भी ये नहीं पता होता था कि हमारे यहाँ एक प्रकोष्ठ लेबर सेल भी है जी। उस लेबर सेल के माध्यम से हमने काम करना शुरू किया और अनेकों कार्यक्रम, भारत बचाओ का जब आह्वान हुआ हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी के द्वारा, ताल कटोरा स्टेडियम से जब हम जनपद जंतर मंतर की ओर बढ़े तो हमारी भीड़, हमारे लोग का जब समूह हमारे नेता ने देखा तो मुझे उस कार्यक्रम में सबसे पहले
407 टाटा उस समय हमारा मंच होता था, हमारे नेता का मंच होता था। तो मुझे उसी 407 टाटा में बुलाया और हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने मुझे माइक दिया। और माइक देने के बाद जब उन्होंने हमारा आवाज़, हमारा शब्दकोश को सुना, तो फिर उन्होंने मुझे और ज़्यादा प्यार और स्नेह देने लग गया। और उनका प्यार और स्नेह मिलने के कारण मेरा भी ऊर्जा और बढ़ा और मैं और ज़्यादा मेहनत करने लग गया। और मेरा सौभाग्य है कि उस समय दूरसंचार मंत्रालय हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी के पास होता था। और जब स्टेशन पे भी हम लोग रिसीव करने जाते थे, उस समय तो सैकड़ों की संख्या में हम लोग रिसीव करने जाते थे। तो सैकड़ों की संख्या रामविलास पासवान जिंदाबाद का नारा लगाता था। लेकिन मैं रामचंद्र पासवान जी के पास बैठता था तो मैं अकेला आवाज़ लगाता था, रामचंद्र पासवान जिंदाबाद। तो मेरे आवाज़ को सुनते ही रामचंद्र पासवान जी, हमारे नेता, जो मुझे अपने बच्चों और छोटे भाई के रूप में स्नेह करता था, तो मुड़ के देखते थे कि सुभाष बिहारी होगा। और हमारे बड़े साहब माननीय रामविलास पासवान जी भी खुश होते थे कि कोई भक्त है ऐसा जो रामचंद्र जी के यहाँ बैठता है तो वो रामचंद्र जी जिंदाबाद करता है। और मैं उस समय अपने नेता से कम मिलता था, आज भी मैं अपने नेता से कम मिलता हूँ। आज भी मैं अपने नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी से सुबह एक बार प्रणाम करता हूँ, शाम को जाने के टाइम एक बार प्रणाम करता हूँ। रामचंद्र जी पासवान जी के पास भी हमारा यही सिलसिला था। बैठ करके व्यक्ति सोचता है कि मेरी नज़दीकी बढ़ गई, ऐसा नहीं है। मैं उनका ज़्यादा भक्त हूँ, ऐसा नहीं है। भक्त मन में हो, भाव हो, और उनके पास हम बैठ करके हम जब किसी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हमारा संस्कार है, तो हम लोग उनके पास कम बैठते हैं। और वह सिस्टम आज भी हमारा है। हम सम्मान करने में कसर नहीं करते हैं। हम अपने नेता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बड़ी से बड़ी ताकत भी अगर आ जाए और हमारे नेता के खिलाफ या हमारे नेता के प्रति और शब्द बोले, तो मैं आज भी चट्टान के तरह उस हस्ती से टकराने की ताकत रखता हूँ। और मेरा नेता तो बाद में जो करेगा करेगा, अगर मैं नेता का भक्त हूँ तो उससे मैं पहले बहुत कुछ कर दूँगा। यह ताकत आज भी मेरा है। और मैंने हमेशा अपने साथी कार्यकर्ता को अपना आदर्श, अपना भगवान समझा। आज नेता अगर हमें स्नेह दे रहा है तो मेरे साथी के बदौलत दे रहा है। अगर हमारे पास साथी है, क्योंकि किसी भी संगठन का 4 कॉलम है: कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष। कोष तभी आएगा आपके पास जब आपके पास कार्यकर्ता हो। और कार्यकर्ता आपके पास जुड़ा रहेगा, उसकी आप परख या उसमें प्रतिभा की झलक तभी आप दे सकते हैं जब आप कार्यक्रम तय करेंगे। तो कार्यक्रम में किस में क्या प्रतिभा है वो हम परख पाते हैं, हम उसकी समीक्षा कर पाते हैं। और ये सारी चीज़ें कार्यालय में बैठ के ही कर सकते हैं। उसकी रणनीति कार्यालय में बैठ के बना सकते हैं। और कोष की बात, जब हमारे पास जमात होगा तो कोष की कोई कमी ही नहीं रह सकती। हमने आज तक जितने कार्यक्रम किया, हमसे ज़्यादा चाय पिलाने वाला, खाना खिलाने वाला और मेरे से ज़्यादा कार्यकर्ता आज भी किसी के पास नहीं आता। और पूरे दिन गेट से पता कर लीजिएगा आप कि पूरा दिन एक चाय वाला जाता है तो दूसरा चाय वाला आता है। एक कभी खाना लेके आ रहा है तो कभी समोसे लेके आ रहा है, कभी नाश्ता लेके आ रहा है। क्योंकि जो मेरे पास आया है किसी उम्मीद, किसी विश्वास के साथ आया है। जी बिल्कुल। उसकी उम्मीद, उसकी विश्वास और उसका सम्मान। क्योंकि दिल्ली में भी अगर कोई आता है तो एक जगह से दूसरे जगह आने में 2 घंटे समय लगते हैं और कम से कम 200 रुपये उसके खर्च होते हैं। और घर तक वापसी जाने में उसके 6 घंटे खराब हो जाते हैं। तो 8 घंटे का अगर कोई गरीब आदमी दिहाड़ी करता है तो 500, 600, 1000 रुपये का दिहाड़ी करता है। वो सुभाष बिहारी के पास अगर आता है तो सुभाष बिहारी को अपना परिवार, अपने घर का एक सदस्य मान के आता है।
तो मेरा फर्ज बनता है कि हम उसको भरपेट भोजन अगर नहीं करा सकें तो कम से कम एक समोसे के साथ उसको चाय तो पिलाएं हैं। ये मेरी जिम्मेवारी बनती है और वह सारा प्रभु करता है। और ये सब हमने और घर से सीखा है। गांव में एक संत आता है, साधु आता है, किस गांव का है, किस धर्म का है, किस जाति से है, किसी को कोई मतलब नहीं है। आदमी आता है, उसके लिए धुनी भी लगाता है, उसके खाने पीने की सारी व्यवस्था करता है और बाद में बैठे बैठे किसी मठ मंदिर को देख करके वो संकल्प लेता है कि यहाँ एक यज्ञ हम कराएंगे और गांव के लोग ही उसके सभी साधन संपन्न यज्ञ करा देता है। श्रेय जो जाता है वो संकल्प लेने वाले संत हो जाता है। तो निश्चित रूप से एक लंगोटा पहनने वाला व्यक्ति जब संकल्प ले सकता है, वो उसको सफल कर सकता है, तो मैं तो 5 मीटर का कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट से पूरा बदन ढकने वाला आदमी संकल्प, ठोस संकल्प क्यों नहीं ले सकता। तो मैं ओघरों से भी एक चीज़ सीखा है। माननीय कर्पूरी ठाकुर को मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा आदर्श मानता हूँ और सबसे बड़ा नेता मानता हूँ। संयोग से मेरा भी टाइटल ठाकुर ही है, सुभाष चंद्र ठाकुर पूरा नाम है। सुभाष बिहारी के नाम से लोग जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जिस समाज से आते हैं उस समाज का व्यक्ति एक गांव में 4 घर से 5 घर से ज़्यादा नहीं है। उनकी परसेंटेज संख्या 2% भी नहीं है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को विधायक से लेकर के MP सांसद तक बना करके भेजा। यह नेतृत्व कर्पूरी ठाकुर जी में है। मेरे में एक कमी है, चापलूसी मेरे से होता नहीं। जूता चाट के मैंने राजनीति नहीं सीखा है। मैंने जूता अपना लगड़ के राजनीति सीखा है, अपने लोगों में पहचान बनाया है। मेरे हिस्सा हो सकते हैं, मेरे साथी हो सकते हैं, मेरे नेता नहीं हो सकते और मैं उन्हें नेता के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ये मेरी कमजोरी है, मेरी विशेषता है, यही मेरी पहचान है। स्वाद जी, आपने बहुत लंबा, मैं इतना लंबा इंटरव्यू और सब चीज़ सुनने का मन किया आपने, आपकी बहुत बड़ी संघर्ष की कहानी रही। मैं एक बार और पूछना चाहूँगा, ऐसी कौन सी घटना जो आपको सदा याद रहती है, जो आपके पूरे जीवन काल में ऐसी घटना? देखिए, 2001 में जब मेरी पत्नी चुनाव लड़ी जी, उस समय प्रहलादपुर वार्ड होता था, वार्ड नंबर 34 होता था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ललित गौतम जी होते थे। तो चुनाव लड़ने में हमने जो दिल्ली का चुनाव जैसे सभी लोग लड़ते हैं, मैं उससे कमज़ोर चुनाव नहीं लड़ा और मेरी स्थिति बहुत अच्छी रही। लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं लड़ाना चाहता था, मैं पार्टी की ही किसी महिला साथी को लड़ाना चाहता था। लेकिन हमारे कुछ साथियों का बना कि नहीं, आप अगर समाज में संघर्ष किया है तो समाज के लोगों के लिए उन्होंने भी सेवा किया है। जो भी लोग आपके घर पे आते थे उनकी सेवा, चाय पानी से लेकर के व्यवहार से लेकर के उनकी सेवा किया है। तो आप इनको लड़ाइए, हम लोग इन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और आपकी पत्नी है तो समाज के लोग भी वोट बेहतर करेंगे। लेकिन मैं उस समय जिला में आपको बताया था महासचिव था, तो केशवपुरम जिला और भी जिला में मैं चाहता था कि वहाँ भी काम करूँ ताकि मेरा जान पहचान दूसरे जिलों में भी बने, हमारे काम करने के तौर तरीके दूसरे लोग भी जाने और दूसरे जिला के लोग भी मुझे मेरे काम के माध्यम से अपने अपने जिला में समय देने के लिए बोला और हमने दिया। हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही थी लेकिन मैंने पत्नी को चुनाव क्षेत्र में उसके साथ नहीं गए और 600 वोट से वो चुनाव हार गई। मुझे लगा कि चुनाव में अगर हम समय दिए होते, इसके क्षेत्र में हम इनके साथ घूमे होते तो शायद ये 600 से जीत जाता। वह एक घटना अफसोस दिलाती है और ये बात मेरी पत्नी के दिमाग में भी बैठ गया और चुनाव लड़ने के बाद जो लोगों की देनदारी रह गई थी उसको तुरंत मैंने मकान को बेच के लोगों का भुगतान कर दिया। उससे मेरी 2-3 क्षति हुई। वह क्षति एक तो समाज में, जिस समाज में हमने काम किया था, जिस क्षेत्र में हमने काम किया था, मैं मयूर विहार जब आ गया तो मेरे लिए एक क्षेत्र और नया आ गया जहां मुझे अपनी पहचान बनानी पड़ी। और दूसरा, मेरे बच्चों का
पढ़ाई वहाँ से डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं अगर उस समय बच्चों को अपने काम धंधे में नहीं लगाता तो शायद आज मैं दिल्ली में नहीं रह पाता, क्योंकि दिल्ली की धरती जो है ये दलदली ज़मीन है, यहाँ रोज़ कमाओ रोज़ खाओ जी। हम लोग प्रवासियों के साथ ये एक दुर्भाग्य है। और जो व्यक्ति काम करने वाला होता है, जो व्यक्ति ईमानदारी संघर्ष करने वाला होता है, वो किसी भी तरीके का झूठ और सच बोल करके लोगों को नहीं ठग सकता। और मेरा ये रहा कि मैं पैदल भी मयूर विहार से यहाँ आता रहा, 1-2 दिन नहीं, महीनों, ये हमारी रूटीन थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा और अपने बच्चों को मैंने पालिका बाज़ार में छोटा काम करवा दिया। जिस छोटे काम से बच्चों ने काम को संभाला, मेहनत किया और एक के बाद एक तीनों बेटा पालिका बाज़ार में काम करने लग गया। मेरे घरेलू स्थिति वहीं से चल रहा है और आज भी घर मैं जब 30 साल से फुल टाइमर काम कर रहा हूँ तो मैं बच्चों से ही पैसे ले लेता हूँ। और मेरा नहा धो करके हम तैयार होते थे, मेरे कुर्ते पैजामे तैयार होते थे, कुर्ते पैजामे पे जो रूटीन का पैसा है वो पड़ा रहता था कि भाई ये जाएंगे बाहर। जब मैं कोई कार्यक्रम करता था तब मैं बच्चों को तीनों को बिठाता था कि भाई इसमें इस कार्यक्रम में इतना खर्च आएगा, आप हमारी क्या मदद करोगे। तो जैसे हम आम जनों से भी मदद मांगते हैं, हमने अपने बच्चों से भी मदद मांगा है। और हमारी वाइफ 2001 में चुनाव लड़ी, 2003 से मेंटली डिस्टर्ब हो गई और मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद मैंने फिर भी समाज को और संघर्ष को नहीं छोड़ा। संघर्ष और समाज हमेशा मैं करता रहा, जिससे कहीं ना कहीं मेरे लिए दुविधा बढ़ गई डबल। एक घर की जिम्मेवारी, बच्चे छोटे थे, फिर एक बच्चों की शादी, दूसरे बच्चों की शादी, तीसरे बच्चों की शादी, जो हमारी जिम्मेवारी थी वो हमने किया। और वो सारी शादियों मैंने बच्चों की कमाई से ही बच्चों की शादी किया। उसके बाद राजनीति में चापलूसी और चाटुकारिता में कई बार बहुत कष्ट होता था, बहुत तकलीफ होता था। तो मुझे लगा कि अब सेवा वे जुबानों की करेंगे। जुबान वाले लोग गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो। जिसके लिए आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया वह व्यक्ति भी आपको याद करने वाला नहीं। मुझे एक बात शांति देसाई जी की बहुत अच्छी याद आती थी, है जब वो महापौर होते थे। उस समय सलम का कमिश्नर मंजीत सिंह जी होते थे, विजेंद्र गुप्ता जी उस समय अस्थायी समिति के अध्यक्ष होते थे, हमारे निगम पार्षद भी थे, एकमात्र बीजेपी के विधायक अभी भी है। हाँ, समझ गया। तो विजेंद्र गुप्ता जी से हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ जगह विचारों को लेकर के हमारा उनका टकराव भी हुआ। कुलवंत राणा जी से मेरा घरेलू संबंध है, जो बीजेपी के विधायक हैं। उनकी माता जी की जब हत्या हुई तो उनकी माताजी जब भी हम लोग जाते थे तो चूँकि मैं पार्टी के लिए ज़्यादा काम करता था तो वो कभी सेब संतरा या कुछ न कुछ मुझे खाने को दे देते थे। कुलवंत राणा जी का घर और मेरा घर रोड के एक दूसरे हिस्से में था, लेकिन आमने सामने था। तो जब कुलवंत राणा जी की माता जी की हत्या कर दी गई, मुझे पता लगा, मैं सबसे पहले जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल सेक्टर 3 भर्ती कराने वाला मेरा नाम है, आज भी आप रिकॉर्ड में देखिएगा। उसके बाद जो हत्या करने वाले लोग थे उसके कुछ सामानों से पता लगा कि हत्या किन लोगों के द्वारा की गई है, उनकी रापी वगैरह और कुछ मिला। उससे कुछ दिन पहले कुलवंत राणा जी की उनकी कुछ विवाद हुआ था, जिसके कारण उनकी माता जी की हत्या की गई। उस हत्या करने वाले लोगों को हमने रात में उठा लाया, पुलिस ने नहीं पकड़ पाया, हम लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले दिया जी। उसमें कुछ लोग जो फरार हो गए थे उनको भी हम उठा लाए। इंदर सिंह जी SHO होते थे उस समय बबाना जी। इंदर सिंह जी का और मेरा भी व्यवहार बहुत अच्छा था।
लेकिन साहवा डेयरी में 1-2 हत्याएं हो गई। उस हत्या को लेकर के हमने इनका विरोध किया, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसके कारण इंदर सिंह जी ने शिकायतकर्ता को बुला के और मेरे खिलाफ बयान लिखवा के और 365 का मुकदमा, किडनैपिंग का मुकदमा मेरे खिलाफ लगाया, जिससे मुझे 2001 में पहला त्योहार यात्रा करना पड़ा। और मैंने अपनी माताजी का जो श्राद्ध किया है, वैसा श्राद्ध मैंने किसी बिहारी का आज तक दिल्ली में नहीं देखा है। कारण हम जो लोगों का सेवा करते थे, जब मेरी माताजी की डेथ हुई तो मेरी जेब में 1 पैसा नहीं था और 50,000 रुपया मेरे जेब में आ गया। जो भी लोग आए वो मेरी जेब में डालते गए कि माताजी का घाट पे कार्यक्रम होगा। और वह श्राद्ध में मैंने कार्ड छपाया और सेक्टर 26, सेक्टर 24, जो भी साहबा दौलतपुर विधानसभा में एरिया लगता था, उस सभी लोगों को पूरी की पूरी कॉलोनी, हम कार्ड गिन के नहीं दिए थे, पूरी कॉलोनी को कार्ड दे देना, सब आएंगे। हम उस समय अमर ज्योति कॉलोनी, जो इंजीनियरिंग कॉलेज बबाना रोड के साथ में लगता है, वहाँ रहते थे। मेरी वाइफ वहीं से चुनाव लड़ी थी। विजेंद्र गुप्ता जी उसी वार्ड के पार्षद होते थे। तो उस बारात घर में उनकी पत्नी शोभा विजेंद्र के द्वारा संपूर्ण एनजीओ का भी सबसे पहला टेबल कुर्सी डोनेट करने वाला मैं जी। आज बड़ा एनजीओ हो गया है। आज बड़ा एनजीओ हो गया। उस समय शुरुआत था, सबसे पहला शुरुआत कुर्सी और टेबल देने वाला सुभाष बिहारी जी कि आप एनजीओ शुरू करो। लेकिन मेरी माताजी की इसी सितंबर माह में श्राद्ध था जी। तो मेरी इच्छा थी कि भाई बारात घर के अंदर ही हम खाने पीने का इंतजाम कर लें जी। और वो है ही समाज के लिए। तो इन्होंने चाबी कभी इसका बहाना, कभी उसका बहाना, कभी इसका बहाना, कभी उसका बहाना किया। फिर मैंने अपने बच्चों को बोला, भाई चाबी तो अपने घर में ही है, हथौड़ी ले आओ जी। हथौड़ी ला के सारे ताला तोड़ करके मैंने अपना माता जी का श्राद्ध का सारी सिस्टम खाने पीने का वहाँ लगाया। तो मुझे याद है कि जितने भी अच्छे प्रबुद्ध लोग थे जिनको मैंने नहीं बोला, कोई घी का टीन लेके आ रहा है तो कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, और इतनी बड़ी श्राद्ध किया हमने, बरसी भी वैसा ही किया हमने। तो समाज काम करने वाले को कहीं अकेला नहीं छोड़ता है, साथ खड़ा रहता और कहीं कमज़ोर नहीं होने देता है। और आज भी मैं जितनी भी ताकत के साथ, जितनी भी साहस के साथ किसी काम का संकल्प ले लेता हूँ, मुझे मालूम है कि मेरी जेब में नहीं भले, लेकिन हमारे साथ समाज है। और समाज में सब तरीके के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग भी हैं, कमज़ोर लोग भी हैं। तो कमज़ोर लोग कोई पत्तल उठाने का काम संभाल लिया, किसी ने काम का देखरेख का काम संभाल लिया, पैसे वालों ने किसी चीज़ की कमी ही आज तक मुझे किसी भी भंडारे में कमी नहीं होने दिया है। और समाज को हम कैसे नज़रअंदाज करते हैं, उस साथी को हम नज़रअंदाज कैसे करते हैं। इसी पार्टी में दलित सेना, जब मुझे प्रभार दिल्ली प्रदेश का दिया गया था, 3 आदमी भी नहीं थे। दिल्ली प्रदेश में दलित सेना को मैंने सजा दिया और डोर टू डोर जा कर के हम लोगों से जुड़ने लग गए, उनकी समस्याओं को जानने लग गए, उसको लाइव दिखाने लग गए और अपने नेता, अपनी पार्टी का बात आम लोगों तक चौखट पे जा के पहुंचाने लग गए। लेकिन कुछ दुष्ट लोगों के द्वारा उसी दिन हमारे दिल्ली प्रदेश दलित सेना कमेटी को भंग करा दिया गया, जिससे हमारे बहुत सब साथी जो पद यात्रा कर रहा है, क्षेत्र में घूम रहा है, हज़ारों रुपया पर डे खर्च कर रहा है, क्योंकि यात्रा में जब हम जाते हैं तो 2 गाड़ियाँ भी जाती हैं, 10 लोग भी जाते हैं, हम चाय पानी भी करते हैं, खाना पीना भी खाते हैं, गाड़ी का किराया भी देते हैं। कुछ आप जैसे जो चैनल वाले लोग हैं उनको भी आने जाने की सुविधा देना पड़ता है, उनके लिए भी कुछ इंतज़ाम करने पड़ते हैं। और इस हालत में संगठन को जो चौखट तक पहुंचाने वाला आदमी हो, उस कमेटी को आप भंग कर दीजिए। हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष बेहतर नहीं हो सकता है उसमें कोई महासचिव बेहतर नहीं हो, उसको आप बात करके, चर्चा करके, और जब मैं उस समय संगठन महासचिव था तो चर्चा मेरे से भी करना चाहिए था। उस संगठन को जो जोड़ने वाला, जो घर बसाने वाला, घर के सामान को जोड़ने वाला लोग होता है, उसके सामान को जब बिखेर दिया जाता है तो उसको कितना कष्ट पहुंच सकता है, आप समझते हैं।
मेरी वाइफ 2003 में जब मेंटल डिस्टर्ब हो गई, तब भी मैंने पार्टी और समाज को नहीं छोड़ा। और आज उसके बाद एक रणनीति बनाई गई कि इसको कैसे रोका जाए। सुभाष बिहारी को कैसे रोका? तो राम सिंह बिधूड़ी, जब दिल्ली विधानसभा 2004 का होना था, तो हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी हमारे संघर्ष को देख के मुझे बोला, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? मैं, सर मेरे पास तो लड़ने के लिए जो मकान था मैंने बेच दिया, अब हमारे पास लड़ने के लिए तो कुछ बचा नहीं। तो उन्होंने बोला, मैं हूँ ना, आप हैं तो हम किसी भी चट्टान से टकराएंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा निष्कासन भी उस दिन हुआ जिस दिन हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी को साहबा डेयरी जाकर के जनसभा को संबोधित करना था। और मेरी पत्नी चुनाव हार गई थी, मेरी पत्नी मेंटल डिस्टर्ब हो गई थी। अगर उस समय मैं चुनाव लड़ता तो दिल्ली में ऐतिहासिक मतों से जीतता, लेकिन वो एक रणनीति सोची समझी साजिश था कि साहब के सामने इसकी टिकट काटने की औकात किसी की नहीं है, तो इसको रोका कैसे जाए। जब वो फाइनल कर गए तो हमें रामजीत सिंह बिधूड़ी ने बोला, आप अपना नाम क्यों नहीं लिखा रहे हो? अरे मेरा नाम जब बड़े साहब ने लिख लिया तो अब आपके पास क्या लिखा है? इस पर हमारी उनकी बहसबाजी हुई। हमने बोला, भाई हम आपका जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और आप हमें एक बिहारी समझ रहे हैं क्या? हम बिहारी जरूर हैं, लेकिन हम स्वाभिमानी भी हैं और सिद्धांतिक भी हैं और सम्मान के भूखे हैं। सम्मान नहीं मिलेगा तो हम चाहे तो सम्मान बांध देंगे, बंधवा देंगे या बांध लेंगे। हमारी पहचान सम्मान, स्वाभिमान और समाधान। हमने आज कुछ भी नहीं कमाया, अपनी पहचान हमने दिल्ली में बनाया है। और आज दिल्ली में किसी भी आदमी अगर सुभाष बिहारी जानता है या किसी गरीब को कोई सताता है तो वो उसको लगता है कि मेरे पास एक आदमी है, मेरे घर का आदमी है, मेरे समाज का आदमी है, जिसका नाम है सुभाष बिहारी। आज चाहे प्रशासन का लोग हो, चाहे शासन का लोग हो, चाहे समाज का लोग हो, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। तो मैं तो हमेशा गरीबों की सुनता हूँ। और मेरे पिताजी जब इंडियन अलायंस में थे तो आज जितने नेता यहाँ दिल्ली में घूम रहे हैं, उस समय इनके पास निक्कर नहीं होगा, और होगा भी तो रबर वाला निक्कर होगा, बढ़िया वाला पैंट निक्कर भी नहीं होगा इनके पास। हम लोगों ने हवाई जहाज़ में सफ़र उस समय किया है जिस समय इन्होंने हवाई जहाज़ मुँह टेढ़ा करके देखता होगा आसमान में। हमने ना किसी चीज़ की शौक़ है, ये चीज़ हमने नहीं देखा, ये चीज़ हमने नहीं खाया, ये चीज़ हमने नहीं पहना, सब चीज़ किया है, लेकिन जो आनंद फकीरी में है वो आनंद किसी में नहीं। सुभाष जी, मेरा अगला सवाल रहेगा, जैसे आपने कई दशक तक राजनीति में एक्टिव रहे हो, आज पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर देखते हो? देखिए, पहले की जो राजनीति थी, जो सामाजिक कार्यकर्ता होता था या नेता होता था जी, समाज उसका सम्मान करता था जी, समाज को लगता था कि यह कार्यकर्ता अगर हमारे पास आया है कि ये हमारे पास से अपने घर जाने के लिए इसके पास पैसे हैं या नहीं है। आज ये कार्यक्रम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उसको समाज से ही किसी न किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से कुछ ना कुछ डोनेशन दिलाता था, चंदा दिलाता था जी, या उसको आते ही कुछ खिलाता था, पिलाता था। आज का नेतृत्व में अब ये है जी, कि आप आए हैं, आप आने वाले हैं, तो अंदर ही अंदर बहुत नेता खुश होते हैं कि शायद मिठाई का डब्बा आने वाला है, जी, शायद गमछा मिलने वाला है, शायद चादर मिलने वाला है। सुभाष बिहारी के पास अगर कोई लेके आता भी है तो हम उसको सब में बांट देते हैं। जी, और चादर या वस्त्र मैं लेता ही नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ। मैं आज भी किसी कार्यक्रम में मुझे कहीं गंदगी दिख जाता है तो मैं झाड़ू पकड़ के खुद झाड़ू लगाता हूँ, जबकि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता झाड़ू पकड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन मैं उसको अपना नेता मानता हूँ। इस कार्यक्रम में तुम आए हो तो ये कार्यक्रम सफल होगा, झाड़ू हम लगाएंगे क्योंकि हमने आपको बुलाया, बैठने का व्यवस्था हम करेंगे, आपके पानी का, चाय का, खाने का व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि आज हम कार्यकर्ता हैं। तो इसलिए कार्यकर्ता हमारे पास,
और कार्यकर्ता नहीं, हम उसे नेता मानते हैं। समाज का मुद्दा, समाज का वस्तु, समाज से लोगों को हमारे तक पहुंचाने का काम वही कार्यकर्ता करता है, जिसको हम नेता मानते हैं। एक सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। आज की राजनीति में सोशल मीडिया का क्या रूप है? देखिए, आज की डेट में जो सोशल मीडिया है, जी, सोशल मीडिया मैं भी देखता हूँ और सभी देखते हैं, क्योंकि ये एक ज़रूरत हो गई जी। और ये ज़रूरत बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें देखने वाले लोग भी समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है जी। आज आप किसी महापुरुषों का फोटो लगा करके उनका जयंती या उनका पुण्यतिथि मनाने के अलावा कुछ नेता के पास इसके अलावा दूसरा काम है ही नहीं। इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते। जी। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो समाज को आप न्याय कैसे दिलाओगे? ठीक है। और आप अगर समाज की लड़ाई लड़ते हो तो अलग अलग मुद्दे को लेकर के किन किन विभाग में किन किन अधिकारियों को आपने कितने पत्र लिखे? पत्राचार भी एक क्रांति है। जी। और जो हमारे पास आएगा, अगर उसको लिखना आता, अगर उसको बोलना आता, तो वो हमारे पास आता क्यों? जी। मौलिक अधिकार तो एक एक व्यक्ति को है, वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं उठा सकता है तो आज कोर्ट में, न्यायपालिका में अधिवक्ता की जरूरत किसको है? अधिवक्ता किसके बिहेव पे बोलता है? जो मुद्दालय होते हैं उसी की बात तो अधिवक्ता करता है। जी जी। तो नेता जो है वो समाज में जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जिसका उत्पीड़न हो रहा है, उसकी आवाज़ मुझे शासन और प्रशासन में रखना है। वकील का कार्य करते हैं। तो हम लोग भी नेता जो होते हैं वो वही होते हैं जी। कि उसके विषय को अधिकारियों के सामने उनके संज्ञान में देना। जी। वो संज्ञान में लेने के बाद जब तक वो संज्ञान में नहीं आएगा वो उस पर कार्रवाई क्या करेंगे? जी। और अधिकारी अगर वो बैठा है तो निश्चित रूप से समाज की बात, कमजोरों की बात, दलितों की बात को हम जब तक अधिकारियों के पास रखेंगे नहीं। कुछ अधिकारी अपने नशे में रहते हैं कि हम अधिकारी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नशे में हम होते हैं जो हम भूखे प्यासे समाज में घूमते हैं। तो जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। जी। तो जब हम जोर लगाएंगे, एक विषय को सुनने पे मजबूर कर देंगे और सुनने के बाद हमने एक नहीं अनेकों काम किया है। जो केजरीवाल जो आज मुख्यमंत्री बना है, मेरे से ज़्यादा काम दिल्ली में नहीं किया है, जिसका उदाहरण है। जी। बिल्डरों के द्वारा किस्त पे प्लॉट देना, बाद में जब उसकी रेट बढ़ जाना तो उसको फिर दूसरे प्लॉट दिखाना आप वहाँ चले जाओ। हमने एक ऐसे नहीं अनेकों प्लॉट पे कब्जा दिलाया है। और जिस विधायक का एक कंपनी चलता है 20 गज, 25 गज, 50 गज के प्लॉट पे कब्जा कराना, और थाने के लोग भी उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना सुभाष बिहारी ने। आप किरारी विधानसभा में किसी से पूछ लीजिए, किसी भी थाने में जाकर के आप पूछ लीजिए, गरीब अगर कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो एक नहीं अनेकों को मैंने पैसा दिलाया। सफदरजंग वाला आपने देखा था, वो रोड बनाने में जो सड़क निर्माण मजदूर को कुचल दिया गया था 5 लोगों को, उस लड़ाई को हमने लड़ाया। इब्राहिम को एक बिल्डर के द्वारा मार दिया गया था रामप्रस्थ का कड़डुमा में, आर्या नगर में, उस बिल्डर को हमने अरेस्ट करवाया और तब तक उसका पिछवाड़ा लाल करवाया जब तक हमारे मजदूर खुश नहीं हो गए कि हाँ भाई अब फैसला सही मिला है। हमारी पहचान जो हुआ है काम के माध्यम से हुआ है, और काम साल में अगर आपने 2-3 भी बढ़िया कार्यक्रम कर दिया तो गरीब लोग आपको भूलेगा नहीं। हमें याद है कि वही सड़क निर्माण वाला मजदूर, हम कहीं जा रहे थे ट्रेन से, मजदूरों ने बोला हम डेड बॉडी तब लेंगे जब आप आ जाएंगे। मैं ट्रेन से उतर गया रास्ते में कि जिस आदमी इस विश्वास के साथ डेड बॉडी नहीं ले रहा है कि सुभाष बिहारी आएगा तब डेड बॉडी लेंगे, तो मैं आगे की यात्रा यहीं कैंसिल करता हूँ और वापस आया दिल्ली। और सीपी अरोड़ा CPWD का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हीं का वो कॉन्टैक्ट था। हमने CP अरोड़ा जी के ऑफिस में फ़ोन किया, उन्होंने बोला जी डेड बॉडी को पहले फूंक लो फिर बात करेंगे।
डेड बॉडी को हम तब फूकेंगे जब आप बात करो। और साकेत थाना में 9 बजे रात को आकर के उनको फैसला करना पड़ा, उनको डीडी 9 बजे रात को बना करके देना पड़ा, और तब जा करके हमने फैसला किया। और उस समय एसएचओ पंकज सिंह थे साकेत थाने का। पंकज सिंह ने बोला जो एग्रीमेंट होगा समझौते का वो वही करेगा, और हमने लिखा गलत गलत अभ्यास से जलमत हो सुजान। हम पढ़े लिखे बहुत कम हैं, लेकिन हम लड़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, आवाज़ उठाना जानते हैं। आप एक वो मात्र नेता हैं स्वाद जी, आपने रामविलास पासवान जी, रामचंद्र जी और पशुपति जी के साथ काम किया है। ऐसी कोई घटना जो रामविलास पासवान जी के साथ आपको याद हो? देखिए, घटना आज तक इस परिवार के साथ कोई नहीं घटी है जी। पूरे देश में। यह परिवार और हमारा नेता, मैं अगर इनका भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं दलित हूँ इसलिए इनके साथ लगा हूँ। रामविलास पासवान जी ने हमेशा मानवता और इंसानियत की बात की, और उनका कहना था बगीचे का माली वही अच्छा होता है जो सब फूल को खिलने का मौका दे। आपको याद होगा बहुत पहले, मैं तब से जुड़ा हूँ रामविलास पासवान जी के साथ, जब आगरा में जाट और जाटव का झगड़ा हो गया जी। उस समय नई दिल्ली स्टेशन लोग उतरते थे जी। और अगर 10-20 लोग एक साथ जा रहा है तो लोगों को समझ में आ जाता था ये आदमी रामविलास जी के यहाँ जा रहा है। अच्छा। आसपास ये 12 जनपद नई दिल्ली स्टेशन से लेकर के और 12 जनपद के रास्ता एक एक आदमी बताने के लिए तैयार होता था कि ये वहीं जा रहा होगा। और रामविलास पासवान जी के कद का नेता इस देश में ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। 6 अलग अलग प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव आज देश में किसी भी नेता के पास नहीं है। 40 साल तक कैबिनेट मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री बन करके और अपने मंत्रालय का परचम लहराने का गौरव हासिल बेदाग नेता के रूप में गौरव किसी के पास नहीं है। 40 साल तक लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र से हाजीपुर की सम्मानित जनता मुट्ठी बंद करके और इनको अपना मत दे करके केंद्र में भेजता रहा। ये गौरव किसी के पास नहीं है। 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का अपना रिकॉर्ड खुद अपने आप तोड़ा। वो गौरव किसी के पास नहीं है, वो माननीय रामविलास पासवान के पास। इसलिए मैं इनके विचारों का दीवाना। इनके परिवार में कोई भी नेता, छलबंद वाला जो नेता होता है वो कोई भी नहीं है। ना हमारे रामचंद्र पासवान जी हैं, ना हमारे माननीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, और ना ही हमारे प्रिंस राज जी हैं। इनका व्यवहार से जो एक बार जुड़ गया वो इनसे अलग नहीं हो सकता। ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। जो सम्मान माननीय पशुपति पारस जी के द्वारा कार्यकर्ता को, नेता को मिलता है और सबको लेके चलते हैं, ये वो काबिलियत किसी के पास नहीं है। जो काबिलियत हमारे प्रिंस राज जी में भी अपनेपन का है। लाख शिकायतें हो सकती है, लेकिन सामने जब आ जाएगा तो आप अपनी सभी शिकायतें भूल जाओगे, क्योंकि वो जिस मुस्कुराहट के साथ आपको गले लगाएंगे तो आपका सभी शिकायत शिकवा सब खत्म। तो वो गुण है हमारे नेता में, और इसलिए हम हैं। और मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी इन लोगों से। हमारे माननीय पशुपति कुमार पारस जी राजनीति में सोच, संयम, संघर्ष, तो आपको कोई सफलता की सीढ़ी से रोक नहीं सकता। मेरे अंदर सोच साथियों के द्वारा भी आता है। संघर्ष करने की पूरी क्षमता है। मैं थकता नहीं हूँ आज भी जी। जो एनर्जी आप में है उससे बेहतर एनर्जी मैं आज भी अपने आप में रखता हूँ 65 साल की उम्र में। जी। और संयम का गुण
हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी के पास आने से अब मुझे संयम करना भी थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, क्योंकि अगर आप संयम नहीं रखेंगे तो आप दिशा विहीन भी हो सकते हैं। तो संयम रखना मैं अपने नेता से सीखा हूँ। एक विशेष गुण इन्होंने मुझे और दे दिया। संघर्ष करने की क्षमता मेरे में पहले भी था, आज भी है, और मुझे लगता है अभी रहेगा। मुद्दे मेरे पास एक से एक है। दिल्ली में कोई भी नेता, आज जो विधायक है, आज जो सांसद है, उसकी औकात नहीं है सुभाष बिहारी के सामने साथ में बैठ के डिबेट करने का। दिल्ली का भूगोलिक ज्ञान, दिल्ली का ऐतिहासिक ज्ञान और दिल्ली का सामाजिक ज्ञान और दिल्ली का राजनीतिक पहचान, उनको अगर पहचानता है लोग तो वो संसद बन गए हैं इसलिए जानता है, वो विधायक बन गए हैं इसलिए जानता है, वो पार्षद बन गए हैं इसलिए जानता है। मैं इन सब चीज़ को एक समीकरण समझता हूँ कि किसी पार्टी का हवा चला, कोई समय का हवा चला कि वो विधायक बन गए, संसद बन गए, पार्षद बन गए। लेकिन नेता बनने के लिए आपको संघर्ष करना होगा, जूते को रगड़ना होगा, हर चौखट पे अपना विचार पहुंचाना होगा। आज जो हमारे कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, उस कार्यकर्ता के घर में जब जाता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। उनके बच्चों के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा जो स्नेह और प्यार मिलता है वो पारिवारिक और घरेलू स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। तो उससे काम करने का और अपनेपन का और एक ऊर्जा बढ़ता है, वो आपको अलग नहीं होने देगा। वो फेविकोल है। जब आपको सम्मान मिलेगा तो आप दूसरी दिशा में नहीं बह सकते। आज मैं जब कार्यकर्ताओं के यहाँ जाता हूँ, अपने नेता के यहाँ जाता हूँ, अपने साथी के यहाँ जाता हूँ, तो उसे लगता है कि मेरा बेटा आ गया। उनके माँ बाप हैं तो उनको लगता है मेरा बेटा आ गया, और मैं उनको जो माँ बाप का सम्मान है वही देता हूँ। उनके अगर बच्चे हैं तो उनको वही स्नेह देता हूँ जो मैं अपने बच्चों को देता हूँ। तो जब से जन्मे जन बीच रहे, जन ही मेरा जीवन है, जीवन से कट के जीना क्या कोई जीवन है। तो स्वाद जी, मेरा अगला सवाल रहेगा, जैसे आपकी पार्टी के आने की भूमिका क्या है, मतलब आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, मेरी पार्टी निश्चित रूप से मैं उतना ही चलता हूँ, क्योंकि आज राजनीति में किसी पार्टी में भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते। जैसे रोड का ट्रैफिक है जी, पार्टी की राजनीतिक सफर भी आप ट्रैफिकों से घिरे हुए हैं। हमारे यहाँ 16 प्रकोष्ठ हैं। राष्ट्रीय नेता का एक बड़ी जमात है। प्रदेश की एक अलग अलग राज्य की अलग अलग टीम है जी। हमारे पास जो अभी जिम्मेदारी है, पूरे देश में अलग अलग प्रदेश में भी संगठन को खड़ा करना है जी। और वो संगठन विंग जो होता है वो मेन बॉडी को मजबूत करती है, मजबूत करने का। लेकिन आम के पेड़ में जो आपने देखा होगा कि कई बार फल जो है वो पूरे पेड़ के बजाय एक डाली में ही लगा होता है, तो उस पूरे पेड़ का केंद्र बिंदु वो डाल हो जाता है जिसमें वो फल लगे होते हैं। तो मैं अपने साथियों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आज अगर सुभाष बिहारी अपने केंद्रीय कमेटी में या अलग अलग राज्य की कमेटी में अपनी मेहनत से पहचान बनाया है, तो आप लोग फ़ोटो शूट कराने वाला नेता हमारे पास नहीं चलेगा। हमारे साथी जितने भी हैं वो संघर्ष करने वाले ही सुभाष बिहारी के साथ है। आप संघर्ष करो, और मैं आज भी अपना या अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कारण अपमान वो बर्दाश्त करेगा जो कमज़ोर होगा। जिंदा कौम जो है वो अपमान में और समझौते में विश्वास नहीं रखता है, वो संघर्ष को चुनता है। तो मेरा रास्ता संघर्ष का है, और जहां हमारे साथी को लगेगा कि हम सम्मान नहीं दिला पाते हैं तो हम बाईपास के रास्ते से भी सम्मान दिलाना जानते हैं। राजनीति में हमने इतना पहरा पढ़ लिया है। जी।
हम जब कुछ समय तक पार्टी से दूर भी रहे तो इस पार्टी के विचारधारा से दूर नहीं हुए। मैंने एक संगठन बनाया, भारतीय शोषित सेना, और भारतीय शोषित सेना के माध्यम से बाबा साहब के विचारधारा को, जन जन के नेता माननीय देश के एक महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, कर्पूरी ठाकुर जी को और माननीय रामविलास पासवान जी को, इनके आदर्श पे ही हमने एक एक पग रखा। जब हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, सभी लोग बहुत खुश हुए। सभी लोगों ने सरकार को बधाई दी कि वे पद्म भूषण से सम्मानित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैंने भी आभार प्रकट किया, लेकिन साथ में एक मांग किया कि हमारे नेता का जो गरिमा है, उस गरिमा के हिसाब से हमारे नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। करोड़ों करोड़ जनता आज इनको छोटे अंबेडकर के रूप में जानती है, और पूरे देश का कोई राज्य, कोई जिला ऐसा नहीं है जो रामविलास पासवान जी का अगुवाई नहीं है। इनको अगर भारत रत्न आप देते हैं तो आम लोगों में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सरकार के द्वारा रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया गया, और देना चाहिए। जो मैंने भी आपको बताया कि किसी देश का किसी नेता के पास वो गरिमा नहीं है जो 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव हासिल हो, 40 साल तक कैबिनेट मंत्री रहने का गौरव हासिल हो, 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल हो, एक क्षेत्र से 40 साल तक संसद बनने का गौरव हासिल हो। ऐसे महान नेता को अगर भारत रत्न नहीं देंगे तो किसको देंगे जी। और हमने इस बात को लेकर के 2021 23 दिसंबर को शीतकालीन सदन में सबसे पहला शिष्टाचार धरना प्रदर्शन रखा। 2022 में भी रखना था। कुछ कारणों से लोगों को लगा ये संघर्ष करके आगे ना बढ़ जाए, इसका कद को रोका जाए, मांग को रोका जाए। तो 2022 में फिर भी हमने किया। हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं अपने आदर्श के लिए। मेरे लिए समाज और हमारे नेता का आदर्श वो सर्वोपरि है। उसके लिए मुझे गर्दन कटाना पड़ेगा जी। हम अपना गर्दन कटवा लेंगे, चाहे वो राजनीतिक गर्दन हो, सामाजिक गर्दन हो या व्यक्तिगत गर्दन हो। मैं जरा सा भी, जैसे हमारे महापुरुष गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटे को बीच में से आरी से फाड़ दिया और जरा सा भी आह नहीं आया, ऐसी कुर्बानी मैंने दिया है और आज भी देने का हौसला रखता हूँ। अपने नेता के सम्मान के साथ समझौता नहीं है। अभी भी ऐसी स्थिति जहाँ बनेगी, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए मैं एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा। हम अपने नेता का सम्मान और अपना सम्मान, अपने साथी का सम्मान, वो सर्वोपरि है। वो है तो मेरे पास सब कुछ है। सुभाष जी, मेरा लास्ट सवाल रहेगा, हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आपके दर्शकों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप के चैनल के माध्यम से आपके श्रोता को, हो सकता है मैं पहली बार मिल रहा हूँ, अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। आप सभी जो इस चैनल के हमारे साथी सत्येंद्र जी हैं, इनसे व्यक्तिगत मेरी पहचान काफ़ी लंबी है और व्यक्तिगत पारिवारिक है, और काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं और काफ़ी समझदार लोग हैं। हर चीज़ का जितनी इनकी उम्र है उससे ज़्यादा ये सामाजिक बारीकियों को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं